हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। सबसे पहली बात तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि टफ है। भाई बहुत इजी है, इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। पहले तो हमें यह समझना है कि नेशनल इनकम जो होती है वो क्या होती है। देखो, नेशनल इनकम जो होती है वो होती है जो हम अपने डोमेस्टिक के अंदर यानी कि अपने देश में और जो बाहर के देशों से जो इनकम को गेन कर रहे हैं उन दोनों का एडिशन अगर हम कर देंगे तो हमें मिलती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तीन प्रकार की होती है। एक होता है प्रोडक्शन मेथड यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड। देखिए, प्रोडक्शन मेथड के लिए इसको क्यों प्रोडक्शन मेथड कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर हम सारे प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एक इकोनॉमी प्रोडक्शन कर रही है, ऐसा क्या कंसेप्ट कर रही है कि इकोनॉमी की प्रोडक्शन करते समय उसको नेशनल इनकम गेन हो। तो देखिए, सबसे पहली बात है, इसके अंदर आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि जितना भी एक इकोनॉमी ने प्रोडक्शन करा है उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स क्या होती है? सेल्स जितनी भी आपने ईयरली के अंदर जो सेल्स करी है, सेल्स कैसे करी है, एक डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। देखो ध्यान से सुनना, अगर सेल्स लिखा हुआ आ जाए तो याद रखना एक्सपोर्ट को नहीं लेना। अगर सेल्स लिखा हुआ आ जाए तो एक्सपोर्ट को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सेल्स का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। तो अगर हमें सेल्स निकालनी तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगी। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला समझ आ गया क्या, कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या चेंज इन स्टॉक भी हम कह सकते हैं। सपोज करो एक जो फर्म है उस फर्म का जो सेल्स है, टोटल सेल्स है मार्केट के अंदर वो है 800 रुपीज, और जो उसका क्या कहते हैं चेंज इन स्टॉक जो वो 900 रुपीज है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल कर आ जाएगा, 900 रुपीज। तो 800 प्लस 100 इज इक्वल टू 900, ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैं आपको इसके 5 कंसेप्ट बताऊंगा, इन पांचों कंसेप्ट के अंदर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरा समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है गाइस इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट गुड्स? वो होता है जिसमें जितना भी जो रॉ मटेरियल होता है, सारा का सारा, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, ये सारा का सारा क्या होता है हमारे पास, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए एक बात ध्यान से सुननी है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है डोमेस्टिक परचेज जो अपने आप देश में कर रहे हो, प्लस इंपोर्ट जो आप बाहर से खरीद रहे हो। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल। जैसा मैंने भी आपको बताया कि इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, रॉ मटेरियल। कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो, डोमेस्टिक परचेज प्लस में आप क्या कर दोगे, इंपोर्ट कर दोगे। बाकी इसकी और भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन आने पर हमें क्या नहीं लेना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेना है या नहीं लेना, परचेज ऑफ मशीनरी लेनी है नहीं लेनी है, वो मैं आपको इसके न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर समझाऊंगा। अब अभी आपने से पीछे क्या पढ़ा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि ये रहा, कितना वैल्यू आई थी इसकी, 900 आई थी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर मैं कहूं आपको कि इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि जितना भी जो रॉ मटेरियल है सबके अमाउंट को माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 500। देखिए 900 मैंने अमाउंट रखा हुआ है और 400 मैंने लेट कर लिया, ये 400 आ गया। तो 900 में से 400 गया, कितना आया, 500। ये 500 आया क्या, इस 500 को बोलते हैं जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो अगर आपको जीडीपी एट एमपी अगर आ जाए निकालने के लिए तो पहले अगर दो कंसेप्ट दिए हो तो आप सिंपल सी बात करना, क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या माइनस कर दोगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दोगे, तो आपका सिंपल सा आ जाएगा क्या, जीडीपी एट एमपी। फिर थर्ड कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं हम। थर्ड कंसेप्ट हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम समझ लो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है। कभी कभार डेप्रिसिएशन नहीं लिखा आता तो क्या लिखा आएगा इसकी जगह पे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या होता है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी टूट फूट चीजें जाती हैं, जैसे आपने कोई गुड्स खरीदा, अब आपने वो गुड्स खरीदा तो उसकी वो टूट गया थोड़े दिन बाद, तो एक्चुअली में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसमें क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ये क्या होता है भाई, जैसे मान लो फैशन में चेंज हो गया, तो जैसे फैशन में चेंज होगा तो उस गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया तो टेक्नोलॉजी, अब पहले की टेक्नोलॉजी कैसी थी, आज की टेक्नोलॉजी कैसी है, आज टैली कहां पहुंच गया और टैली पहले वर्जन कैसा था, तो पहले वाले वर्जन की डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जैसे उसकी डिमांड कम हुई इसका मतलब उसमें क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो डेप्रिसिएशन की दो पार्ट समझ लो, नॉर्मल टियर एंड वियर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। हमने इसका अमाउंट रख लिया, मान के लेके चलो 50। पीछे अभी आपको मैंने कंसेप्ट समझाया, क्लियर हुआ होगा। और हाँ, साथ साथ वीडियो पोस्ट करके इसके नोट्स बनाते जाना, बिल्कुल क्लियर कट में समझ में आ जाएगा।
फिर इसके बाद अभी आपने पीछे जो पढ़ा था जीडीपी एट एमपी, वो कितना अमाउंट था 500 था। अगर मैं आपको कहूं कि उस जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन दैट इज मूल्यह्रास, इसको हिंदी में बोलते हैं, तो अगर हमने इसको डेप्रिसिएशन को माइनस करा तो हमें क्या मिला, हमें मिला एनडीपी एट एमपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। याद रखना कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, पहले तो डिफरेंस बताया था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है बेटा वो गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल है जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, वो गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल है जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ है उसको मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं, और वो गुड्स जो अभी कंपनी में ही है, आई मीन उसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ, उसे फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो आपने निकाला यानी कि जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन करा तो एनडीपी एट एमपी आया, एफसी नहीं आया क्योंकि टैक्स माइनस नहीं करा है। तो 500 में से हमने 50 जो हमने डेप्रिसिएशन यहां लिया था हमने, तो कितना आ गया 450 आ गया, राइट। फिर इसके बाद फोर्थ कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ कंसेप्ट है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, एनआईटी दो पार्ट होते हैं, एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एक होता है सब्सिडी। एनआईटी जैसे अब देखो जीएसटी तो पता ही है आपको कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी एक प्रकार की रियायत, एक प्रकार की छूट होती है जो गवर्नमेंट जो है वो सबको बांट रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है ना आपको, तो वो सब्सिडी होती है। तो अगर हमने एनआईटी निकालना है तो एनआईटी का फॉर्मूला होगा बेटा जीएसटी माइनस सब्सिडी, यानी कि जितना भी सरकार ने जो टैक्स गेन करा है लोगों से और जितना भी सरकार ने लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करी है माइनस कर दो, तो जो आपको एग्जैक्टली इनकम, जो सरकार को एग्जैक्टली इनकम मिलेगी उसको बोलते हैं एनआईटी। सपोज करो कि 100 रुपीज जो हमारा जीएसटी है और सब्सिडी हमारे पास 50 है, तो 50 रुपीज जो हमारे पास वो एनआईटी आ गया। मैंने इसके अंदर न्यूमेरिकली कंसेप्ट यानी कि डेटा को इसलिए रखा है कि ताकि आपको समझ में आता जाए कि क्या माइनस करके क्या प्लस हो रहा है और किस चीज को हम कंसेप्ट को लेके हम क्या निकाल रहे हैं। तो अभी आपने पीछे देखा एनडीपी एट एमपी हमने निकाला था, देखो ये रहा एनडीपी एट एमपी कितना था बेटा 450 था, ये रहा। अब इसमें से हमने क्या माइनस करा, एनआईटी। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम टैक्स में से अगर हम मार्केट उसको क्या कहते हैं, अगर हम मार्केट प्राइस में से टैक्स को माइनस कर दे, एनआईटी को माइनस कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी को याद रखना डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अगर पेपर में पूछे आपसे कि डोमेस्टिक इनकम निकालो तो समझ लो एनडीपी एट एफसी कह रहा है, या एनडीपी एट एफसी निकालो तो समझ लो कह रहा है आपको डोमेस्टिक इनकम निकालो। तो आपकी जो डोमेस्टिक इनकम आई है वो 400 आई है। कैसे आई है, देखो 450 ये रहा, ठीक है, और एनआईटी का अमाउंट ये रहा, तो 450 माइनस 550 इज इक्वल टू कितना आ गया 450 आ गया, ठीक है, 400 आ गया सॉरी। तो ये आपकी क्या निकल गई है, डोमेस्टिक इनकम निकल गई है। फिफ्थ कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ कंसेप्ट है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हम बोलते हैं एनएफआईए, नफिया के नाम से जानते हैं इसको। एनएफआईए जो होता है वो इसके दो पार्ट हैं, एक है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड का मतलब विदेशों से आपने पैसा प्राप्त किया, टू अब्रॉड का मतलब विदेशों को पैसा गया। तो अगर हम इसे निकालते हैं, एनएफआईए को निकालते हैं, तो एनएफआईए का फॉर्मूला होता है बेटा फीफा माइनस फीटा। फीफा कितना आपके पास देखो 100, फीटा कितना लिया हमने 50। तो अगर 100 में से 50 करेंगे तो कितना आ गया 50 आ गया। तो एग्जैक्टली अभी आपने पीछे क्या निकाला था, डोमेस्टिक इनकम। और अभी मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि डोमेस्टिक इनकम और जो बाहर से जो हम इनकम को गेन करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगी नेशनल इनकम, जिसका फॉर्मूला ये रहा, दैट इज एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए। 400 आपने भी क्या निकाला था, देखो ये रहा एनडीपी एट एफसी, और इसके बाद 50 हमने जोड़ दिया क्या एनएफआईए, तो हमें क्या मिल गया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कैसे लिखेंगे, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, राइट। तो 5 कंसेप्ट याद रख लो, कौन कौन से, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन, डेप्रिसिएशन और एनआईटी और एनएफआईए। इन पांचों कंसेप्ट में ही पूरा प्रोडक्शन मेथड है। और आइए अब स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड, तब तक आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिए और लिख लीजिए, राइट। अभी आपने इससे पहले प्रोडक्शन मेथड पढ़ा और अब आप प्रोडक्शन मेथड के बाद जो आप पढ़ने जा रहे हो टॉपिक वो है इनकम मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्शन मेथड है उसके अंदर आपने 5 स्टेप याद करने हैं, कौन से वाले, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए। और ये मैंने आपको बात बिल्कुल समझा दी थी कि प्रोडक्शन मेथड में जो कंसेप्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा। और अब आप जो पढ़ने जा रहे हो वो है इनकम मेथड। देखो इनकम मेथड में 4 प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। अब इन सबको रिटर्न मिलता है। जैसे अगर आपने कोई पर्सन है, अगर उसने कोई काम करा तो उसको रिटर्न मिलता है। एक पर्सन है वो कहीं जॉब कर रहा है तो उसको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी किस फॉर्म में मिल रही है, रिटर्न के फॉर्म में मिल रही है। तो जो रिटर्न के फॉर्म में सैलरी मिल रही है, ऐसे ही इसमें 4 प्रकार के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड पे क्या मिलते हैं, रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्राइजेस को मिलता है प्रॉफिट।
इसीलिए हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आता है लेबर, यानी कि इनकम टू लेबर। कोई भी एक लेबर है, अगर वो कोई काम कर रही है तो उसको सैलरी मिलती है, जाहिर सी बात है। लेकिन लेबर कितने प्रकार की होती है भाई? लेबर होती है दो प्रकार की। देखो, एक होता है हायर्ड वर्कर्स, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड वर्कर्स कौन से होते हैं? हायर्ड वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो किसी के अंडर में काम करते हैं, जो किसी की जॉब कर रहे हैं किसी के यहां पर, उसको बोलते हैं हायर्ड वर्कर्स। अब हायर्ड वर्कर्स हैं, फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो उनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। तो जब उनको जो सैलरी मिल रही है उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीओई। याद रखना, पेपर के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखा आएगा। अगर ये नहीं लिखा आता या इसके क्या टाइप्स हैं सीओई के, तो इसके टाइप्स हैं तीन। एक है वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड्स, और एक आता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वेजेस इन कैश क्या है? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? कैश के फॉर्म में। जैसे वेजेस मिल गई, सैलरी मिल गया, बोनस मिल गया, तो ये क्या है? वेजेस इन कैश। मिल किसको रहा है? हायर्ड वर्कर्स को। कौन सा हायर्ड वर्कर? जो किसी के अंडर में काम कर रहा है। फिर दूसरा आता है वेजेस इन काइंड। वेजेस इन काइंड का मतलब क्या हो गया भाई? वेजेस इन काइंड का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन किसी यहाँ पे जॉब कर रहा है तो क्या होता है, कंपनी वाले ना उसको जैसे घर की फैसिलिटी देते हैं कि भाई तू इस घर में रह ले, या कार की फैसिलिटी देते हैं अप डाउन की। जैसे आप कॉल सेंटर में जाओ तो जो कंपनी वाले होते हैं वो ना अप एंड डाउन की फैसिलिटी देते हैं कार की, तो उसको बोलते हैं क्या? वेजेस इन काइंड। किसको मिल रहा है? ध्यान से सुनो, हायर्ड वर्कर्स को। फिर आता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या होता है? फ्यूचर के लिए एक पर्सन को दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गई है, किसको दिया जा रहा है? ध्यान से सुनो, हायर्ड वर्कर्स को। तो ये जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं उसको जो मिलता है वो है सीओई, और सीओई के तीन पार्ट्स होते हैं। अगर सीओई नहीं लिखा आएगा तो याद रखना वेजेस इन काइंड आएगा, वेजेस इन कैश आ जाएगा, या एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आएगा। अगर सीओई पेपर में दिया होगा तो इनमें से किसी को भी नहीं लेना, लेकिन अगर सीओई नहीं दे रखा हो तो सबको ऐड कर देना, ठीक है। फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं? वो एम्प्लॉइज जो किसी के अंडर में जॉब ही नहीं करते, जिनका अपना खुद का काम होता है, यानी कि जो वेजेस इन कैश है, काइंड है, सोशल कंट्रीब्यूशन से कुछ नहीं मिलता। इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड को मिक्स्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं। दो पार्ट समझ लो, एक सीओई, ठीक है, और एक समझ लो मिक्स्ड इनकम यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड। ये दो पॉइंट तो मेन है। फिर आता है इनकम टू लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। भाई देखो, इनकम टू लेबर और कैपिटल की बात करें तो देखो, कैपिटल पे क्या मिलता है आपको? पहले समझो, इंटरेस्ट। लेबर लैंड पे क्या मिलता है आपको? रेंट। लेकिन अगर एंटरप्राइजेस की बात करें तो कोई भी फर्म है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो जब वो प्रॉफिट कमा रही होती है तो प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं, प्रॉफिट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट टैक्स समझेंगे क्या होता है। प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट का वह भाग होता है जो सभी कंपनियों को जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको पे करना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट टैक्स। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है कि शेयर होल्डर के बीच में बांटा गया प्रॉफिट का हिस्सा। मैंने कंपनी खोली, मैंने आप सबको बोला कि आओ मेरी कंपनी में आओ और कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। आपने सबने इन्वेस्ट करा, लेकिन जैसे ही आपने इन्वेस्ट करा तो इन्वेस्ट करने से क्या हुआ कि भाई मेरे को प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया। तो जैसे मुझे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको बांटा। तो जो प्रॉफिट का हिस्सा मैं लोगों के बीच में बांट रहा हूं वो क्या है? डिविडेंड होता है। अब आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के पहले नाम सुन लो, इसी को ही हम सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेटिव सेक्टर कहते हैं, इसी को ही हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। क्या होता है ये भाई? कुछ हिस्सा एक फर्म जो है वो अपने पास सेव करके रखती है। आपकी माताजी ने आपको दिए 1000 रुपए, जा बेटा बर्थडे पार्टी एंजॉय कर ले, लेकिन आप सारा का सारा पैसा स्पेंड नहीं करोगे, आप उसमें से 200-300 रुपए बचा लोगे। क्यों? क्योंकि कल को कोई दूसरे फ्रेंड्स आके मांगने लग जाए, या मेरे पास कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए कि मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए प्रॉफिट उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो किसका पार्ट है? ये है इनकम टू लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइजेस का। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं ऑपरेटिंग सरप्लस की, देखो उसमें तीन चीजें समझनी जरूरी है। सीओई जिसके तीन पार्ट हो गए, मिक्स्ड इनकम यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड मैं आपको समझा चुका हूं। अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में पहले रेंट से मैंने आपको बताया था, रेंट ये रहा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया इंटरेस्ट क्या होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? कैपिटल क्या होता है। फिर बताएंगे रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी का मतलब होता है कि फर्म जो है, कोई भी एक फर्म है, एक फर्म जो है मान के लेके चलो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है और कोई दूसरा जो फर्म पर्सन है वो उस फर्म का नाम लेना चाहता है कि भाई मेरे को ना आपकी कंपनी का नाम चाहिए। उसने कहा ठीक है भाई आप नाम ले लो, लेकिन जितना भी आप ईयरली के अंदर जो भी आप पैसा कमा रहे हो, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो, उसका 10 या 20% मेरे को देना पड़ेगा। इट मींस कि जब एक पर्सन अपने नाम से पैसा कमाना स्टार्ट कर दे रहा है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। और अगर आप रेंट,
इंटरेस्ट, कैपिटल और रॉयल्टी को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो तीन चीजें याद रखो, क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस, सीओई और मिक्स्ड इनकम। ये तीनों से जुड़ेंगे तो क्या आएगा? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी को मैंने अभी इनकम में वैल्यूएटेड मेथड में बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। तो एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है बेटा सीओई, एमआई और ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान से सुनो, सीओई, एमआई और ऑपरेटिंग सरप्लस। और जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम में जब हम जोड़ देते हैं क्या? एनएफआईए, यानी कि फीफा माइनस फीटा, तो हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम। होप सो आपको इनकम मेथड समझ आया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो इसके नोट्स बना लेना। और आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सो वेल, अभी आपने प्रोडक्शन मेथड पढ़ा, इनकम मेथड पढ़ा, और अब जो बारी है गाइस वो है किसकी? एक्सपेंडिचर मेथड की। देखिए, प्रोडक्शन मेथड के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 5 टॉपिक को पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफआईए। 5 कंसेप्ट मैंने आपको बताया, आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने किसको मूव करा? इनकम मेथड को। और इनकम मेथड में मैंने आपको क्या बताया था? सीओई, एमआई और ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। अब जो पढ़ रहे हैं वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इसको क्यों एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं? देखिए, इसको एक्सपेंडिचर मेथड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा एक्सपेंडिचर की बात की गई है। किसके? हमारे, यानी कि प्राइवेट की वाले पर्सन की भी और गवर्नमेंट की भी। जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो लिखा हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? जितने भी जो हाउस होल्ड होते हैं, जो फर्म्स होती हैं, जो इंडस्ट्रियां होती हैं, वो जो भी फाइनल कंजप्शन कर रही हैं, देखो इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? केवल फाइनल की बात कर रहा हूं। तो जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर हो रहा है प्राइवेट फर्म के द्वारा, प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा, उसको बोलते हैं बेटा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो ये आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं जीएफसीई। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो होता है जो गवर्नमेंट ना वेलफेयर के लिए कर रही है, जैसे डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, उसके लिए पैसा खर्च करना, एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, तो वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आप देखते हो स्कूल के अंदर फैसिलिटीज मिल रही हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो बेटा कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, राइट। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास, यह है बेटा ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं, एक है ग्रॉस या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक है बेटा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, लेकिन चेंज इन स्टॉक का एक नाम और भी है, वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम में पता है क्या है? नेशनल इनकम में नाम बहुत सारे हैं, इसका नाम ये है, इसका नाम वो है, इसका नाम वो है। बच्चों को नाम ही नहीं पता होता कभी कभार, जिससे क्या होता है वो गलती कर देते हैं। तो नाम पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। तो ग्रॉस या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पहले समझना है कि ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बेटा 3 प्रकार की है। पहला है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस पर्पस के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, प्लांट बनाने हैं, मशीनरी बनानी है, या उस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो भी क्या कहते हैं? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आता है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, इसमें आता है कि जब कभी कोई फैमिली जो होती है वो नए नए घर बना रही है, बड़े बड़े अपने महल बना रही है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट है उनका। फिर आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसमें वो आता है जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो करती है लेकिन पब्लिक के लिए भी करती है, जैसे फ्लाईओवर बनवा दिए, रोड बनवा दिए, ब्रिज बनवा दिए। तो ये सारा का सारा क्या होता है? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। अब सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में फिक्स्ड गिवन होगा, देखो यहां पे एक्सपेंडिचर मेथड को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में फिक्स्ड दिया होगा तो याद रखना कि चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। अगर किसी में फिक्स्ड दिया होगा तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, और अगर फिक्स नहीं दिया होगा तो चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे। जैसे अगर सिंपल दे रखा होगा ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि चेंज इन स्टॉक उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ग्रॉस या नेट या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा तो चेंज इन स्टॉक को जोड़ देना। लेकिन अब क्या करना है? ये ग्रॉस और नेट का पंगा क्या है भाई? देखो सिंपल सी बात है, ग्रॉस और नेट का पंगा जो है ना वो सिर्फ डेप्रिसिएशन का है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अभी बताऊंगा आपको कि जैसे मान लो अगर लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आंसर जी पे निकलता है। नेट डोमेस्टिक दे रखा होगा तो एन पे निकलेगा। जस्ट वेट। फिर लास्ट में है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? ये होता है बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जितना आपने एक्सपोर्ट करा माइनस कर दो उसमें से इंपोर्ट को। तो अब आती है देखो जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी। पहले ये समझना है कि नेशनल इनकम में अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आंसर या तो जीडीपी एट एमपी पे निकलेगा या एनडीपी एट एमपी पे निकलेगा। जीडीपी एट एमपी पे कब निकलेगा? जब लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और एनडीपी एट एमपी पे कब निकलेगा? जब लिखा होगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बस इसी फॉर्मेशन को आपने बात याद रखनी है। कंसेप्ट वही है। देखो पीएफसी प्लस में फिर आ जाएगा ये जीएफसी,
प्लस ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये दे रखा है। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया, देखो ये वाला ग्रॉस या नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और लास्ट में क्या करा, नेट एक्सपोर्ट, राइट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दिया। समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या निकला आपका, जीडी पेड एमपी या एनडी पेड एमपी। अब आती है कहानी की नेशनल इनकम निकालनी है। देखो इसमें चाहे आप नेशनल इनकम निकालो, चाहे एनडी पेड एफ से निकालो, जो भी निकालोगे उसको लेफ्ट में रखो। तो यहां पे रखा आपने इजिकल टू, जो निकाला आपने यहां रखा, ट्रांजेक्शन कर दी, जी में से डैप गया, नेट आया, डोमेस्टिक में एनएफआई जोड़ दिया, एनपी आ गया, और एमपी में एनआईटी माइनस कर दिया, एफसी आ गया। तो ये आपकी नेशनल इनकम निकल गई है। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। पार्ट 2 के अंदर इसके सारे फॉर्मूले आएंगे और ये बताऊंगा आपको कि इसमें क्या ऐड होगा और क्या ऐड नहीं होगा। और फिर एक और वीडियो में जिसमें आपको न्यूमेरिकली सॉल्यूशन सिखाए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और प्लीज हमारे चैनल की जो वीडियो आती जा रही है उसको देखना ना भूलिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी एग्जाम के अंदर आएगी, राइट। सो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टू ऑल।